नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वीट ऑफ इम्बाइब में। मैं हूं डॉक्टर विवेक कुमार पांडे। आपको सुना रहा हूं शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। अब तक इस उपन्यास के 6 भाग आ चुके हैं जो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक दिन वह जंगल में घूमता हुआ भटक गया। यह उसके अत्यंत असहाय सहायता के प्रति उपेक्षा लिए अकेलेपन का प्रमाण है कि वह घबराया नहीं, इधर उधर भागा नहीं। जो कभी जंगल में भटके हैं वे ही समझ सकते हैं कि उस समय न घबराना क्या चीज़ है। अपनी छाती तक लंबी घास को दबाकर आसन सा बनाकर बैठ गया और बादलों को देखने लगा। कभी जब कोई जंगली मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास आती तब वह उसी की ओर देखता। उसकी हरी और नीली धातु की तरह चमचमाती हुई पीठ, मटमैला लाल सिर, काली मूछें सब मन में नोट करता रहा। वह जंगल सरकारी रख था, वहां शिकार की मनाही थी। शेखर के बैठे बैठे एक हिरन आया, कुछ सशंक सा होकर थोड़ी देर बिल्कुल स्तब्ध खड़ा था, फिर चौकड़ी भरता हुआ भागा और क्षण भर में ओझल हो गया। वह गठन का सौंदर्य, वह गति की लय। शेखर ने चित्र बहुत देखे थे, वर्णन भी पढ़े थे, पर असली वस्तु जोश में आकर शेखर उठ खड़ा हुआ। तभी उसके पास एक घास में से एक भद्दा सा जानवर निकला और फुफकारता हुआ भाग गया। शेखर समझ नहीं पाया कि वह घोड़ा है या भैंस। था वह दोनों जैसा और दोनों से भिन्न भी। शेखर सोचता हुआ एक ओर को चल पड़ा। अभी उसे घर पहुंचने की चिंता नहीं थी, अभी तीसरा पहर ही था। चलते चलते घास में से निकलकर एक खुली जगह आकर उसने देखा एक लड़की तितली पकड़ने का जाल लिए इधर उधर भाग रही है। उसके बाल मुंह पर बिखर रहे हैं और उसे संसार का कुछ पता नहीं है। शेखर रुककर उसे देखने लगा। कितनी ही देर तक देखता रहा। एकाएक लड़की ने चौंक कर मुड़कर देखा, ठीक वैसे ही जैसे हिरन ने देखा था, और जाल लटका कर देखती रही। शेखर उसके पास गया और विनम्रता से बोला, तुम कौन हो? हम? इससे शेखर आगे की बात नहीं सोची, बदलकर बोला, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। लड़की ने उत्तर न देकर पास जाती हुई एक तितली की ओर जाल फेंका। वह निकल गई। शेखर हंसने लगा, बोला, ऐसे नहीं, लाओ मैं बताऊं कैसे पकड़ा जाता है। लड़की ने कहा, नहीं, हम आप ही पकड़ेंगे। लेकिन उसके कहते कहते शेखर ने जाल ले लिया और झपट कर तितली पकड़ ली। लड़की ने रुष्ट मुद्रा में उसकी ओर देखते हुए तितली ले ली, बोली नहीं। शेखर ने कहा, और पकड़ दूं? नहीं, अब बस, मैं थक गई। वह एक ओर चलने लगी। शेखर ने पूछा, कहाँ जाओगी? घर। कहाँ पर? उसने थोड़ी उठाकर कहा, उधर। किधर यह ठीक पता नहीं लगा। शेखर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर। क्यों? कहकर वह चलती गई। शेखर भी पीछे पीछे चलता गया। कितनी दूर है? थोड़ी दूर। तुमने देखा नहीं? नहीं। तब यहाँ कैसे आए? शेखर ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया था। तभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी घर आ गया। शेखर ने पूछा, तितलियाँ कहाँ रखोगी? पता नहीं, टोकरी में रख छोड़ूंगी। नहीं, मैं बताऊं? कहकर शेखर उसे कोठी के दरवाजे पर ले गया। प्रत्येक दरवाजे में 2 किवाड़ थे, एक लकड़ी का, उसके बाहर एक जाली का, और इनमें काफ़ी अंतर था। शेखर ने कहा, इनके बीच में बंद कर दो। बालिका ने श्रद्धा से कहा, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। शेखर ने मानो उस श्रद्धा की ओर ध्यान न देते हुए कहा, और थोड़े से पत्ते भी डाल दो, तब मरेगी नहीं। शेखर ने पूछा, रास्ता किधर से है? उधर सीधे। थोड़ी दूर जाकर एक तालाब आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़ जाना, तब स्कूल आएगा। वहाँ से तो पता है ना? हाँ, कहकर शेखर चलने लगा। बालिका को शायद आशा थी कि वह कुछ अधिक कहेगा। वह उसे जाते हुए कुछ देर देखती रही, फिर पुकार कर बोली, फिर आओगे ना? शेखर ने बिना मुँह फेरे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा, मिस प्रतिभा लाल। अच्छा। शेखर ने जानबूझकर इसका कोई इंगित नहीं दिया कि यह अच्छा फिर आने के बारे में है या नाम के बारे में। मैत्री तो वह थी, लेकिन
थी विचित्र। जंगल की घास में वे दोनों चले जाते। शेखर कहीं लेट जाता और प्रतिभा कहीं तितलियों के पीछे भागा करती। कभी फूल बिना करती, कभी बांसों से फूल लाकर जमा करती और फिर एक एक करके उसका मधु चूसा करती। कभी यूं ही खड़ी रहकर तरह तरह की हंसी हंसा करती। बीच बीच में वह देख लेती थी कि शेखर वही तो है, चला तो नहीं गया, और फिर शांत होकर अपने खेल में लग जाती थी। शेखर से कभी बात करती थी तो तभी जब कोई तितली बहुत चेष्टा पर भी उसकी पकड़ में नहीं आती थी, या जब कोई फूल उसकी पहुंच से परे होता था, तब वह शेखर की सहायता मांगती थी और शेखर झट उठकर उसका काम करके फिर अपने स्थान पर आकर लेट जाता था। या कभी प्रतिभा कुछ बड़े बड़े बांस के फूल उसके लिए बचा कर रखती थी और पास आकर पूछती थी, मधु नहीं खाओगे? शेखर अपनी ओर बढ़ाए हुए फूल देकर मधु चूसने के बजाय सारा फूल खा जाता था और वह खूब हंसती थी। अरे, मधु खाना भी नहीं आता? कई बार आवृत्त होकर भी यह बात पुरानी नहीं होती थी। प्रत्येक बार प्रतिभा उतने ही उल्लास से हंसती थी। शेखर प्रतिभा के साथ हंसता खेलता था, उसकी प्रत्येक बात मान लेता था और निष्ठा के साथ पूरी करता था। फिर भी उसका सख्य स्थापित नहीं हुआ था। शेखर प्रतिभा का संगी बनकर भी अपने कवच में से बाहर नहीं आया था। अब भी वैसा ही अलग अकेला व्यक्ति था। किसी तरह का भी अलगाव या दूरी पहचानने में बच्चे बहुत तीव्र होते हैं, और प्रतिभा के अतिरिक्त कोई भी लड़की होती तो फौरन इस बात को ताड़ लेती और बुरा मानती। पर प्रतिभा अपने में से इसी बात में मस्त थी। शेखर के समीपत्व की धूप में उड़ने वाली तितली सी कि उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने अंतरतम में बिल्कुल स्वार्थी थी और उसकी मैत्री निभ रही थी तो केवल इसलिए कि शेखर उससे कुछ भी नहीं मांगता था। उसे जैसी वह थी वैसे ही पाकर संतुष्ट था। यह नहीं था कि शेखर इतना दानी था। उसने प्रतिभा से कभी इतना अपनापा अनुभव ही नहीं किया कि उससे कुछ मांगे। एक दिन प्रतिभा ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम हरिदत्त है? शेखर ने विस्मय से पूछा, हाँ, क्यों? मेरे पिता उन्हें जानते हैं। आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा। शेखर प्रायः रोज ही वहाँ जाता है। आज इस विशेष चलने की बात सुनकर बोला, रोज तो चलता हूँ दत्त, वैसे नहीं, वहाँ पापा से मिलना होगा, खाना खाना होगा। शेखर ने थोड़ी देर बाद कहा, क्यों? क्यों क्या? पापा तुम्हारे पिता को जानते हैं। अब हमें ऐसे मिलने की जरूरत नहीं, हम पूछ कर आया करेंगे। शेखर थोड़ी देर सोचता रहा। उसे ध्यान आया वह पिताओं के संसार में नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके संसार में पिता ना आए तो कोई हर्ज नहीं है। प्रतिभा खेलती है, उसके खेल की आड़ में वह अकेला रहता है। यह ठीक है। यह स्थिति बदलने पर शायद। शेखर ने फिर कहा, क्यों? इस क्यों का प्रसंग क्या है? प्रतिभा को सहसा नहीं समझ आया। उसने अभिमानिनी रानी की तरह कहा, क्यों कहा? मैं कहती हूँ इसलिए। फिर कुछ आग्रह से, मेरा कहा नहीं करोगे? शेखर ने कहा, हूँ। मिस्टर लाल ने अपनी साथ वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो शेखर। शेखर बैठ गया। सामने प्रतिभा बैठी थी और उसके साथ प्रतिभा की बड़ी बहन। बीच में मेज पर छुरी, कांटे, तस्तरियाँ इत्यादि सजी हुई थी। मिस्टर लाल इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर हैं। स्वयं लौटे हैं तो साथ इंग्लैंड का कुछ हिस्सा लेते आए हैं और भारत की उर्वरा भूमि में से उसे बोकर उसी की छाया में रहते हैं। इस समय डिनर का आयोजन है और उसी की प्रतीक्षा। शेखर छुरी कांटे से खाना नहीं जानता। बैठे हुए वह इसी बात को सोच रहा है, लेकिन यह वह कहना भी नहीं चाहता। इसी शंसोपंज में डिनर आरंभ होता है। सूप आता है, सब लोग खा लेते हैं। दूसरा कोर्स आता है। शेखर औरों के अनुकरण में पहले छुरी कांटा उठाता है, लेकिन वह देखता है कि बाएं हाथ में कांटे का संचालन उससे नहीं हो सकता। तब वह छुरी और कांटों को बदल लेता है। बाएं हाथ से वह कुछ काट भी नहीं सकता। फिर भी किसी प्रकार कांटे पर कौर लाद कर वह मुंह की ओर ले जाता है तो खाली कांटा ही मुंह तक पहुंचता है
कौर गिर जाता है। प्रतिभा खिलखिलाकर हंसती है, अरे खाना भी नहीं आता। बड़ी बहन कहती है, हिश। शेखर छुरी कांटे रख देता है। मिस्टर लाल देखते हैं और अनदेखी कर जाते हैं कि वह अधिक खिन्न ना हो। सब्जी आती है, मिस्टर लाल के लिए गोश्त आता है, सलाद आता है, आइसक्रीम आती है। शेखर खाता नहीं है, देखता ही रहता है। जब सब कुछ हो चुकता है तब वह देखता है कि उसके सामने पड़ी पड़ी आइसक्रीम पिघल गई है और लोग चम्मच से खा रहे हैं। लेकिन वह चम्मच का उपयोग जानते हुए भी प्याला उठाकर उससे पी जाता है। प्रतिभा कहती है, देखो पापा, देखो कैसे खा रहा है। मधु खाते समय शेखर फूल भी खा जाता है, तब भी प्रतिभा हंसती है। तब शेखर स्वयं मुस्कुराता भी नहीं, लेकिन होता वह प्रसन्न। पर अब शेखर उठ खड़ा हुआ, नैपकिन मेज पर पटका और बिना किसी की ओर देखे जल्दी से बाहर चला गया। दूसरे दिन शेखर नदी के किनारे भटक रहा था। जंगल कहीं नहीं था और प्रतिभा मर गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करिएगा और अपना एक बहुमूल्य लाइक देके हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करिए। जय हिंद।